जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ये हमारा यूट्यूब का और टेलीग्राम का हमारा हैंडल नेम है @accuracy_IAS। ठीक है, तो आप इसको सर्च कर लेना तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग कॉम्बिनेशंस। हमने कॉम्बिनेशन का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब उसका यूज करके हम कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है A box contains 10 रेड मार्बल, 20 ब्लू मार्बल, 30 ग्रीन मार्बल। ठीक है, ये आपको दिया है टोटल मार्बल। आपको बोला है 5 मार्बल आर ड्रॉन, 5 मार्बल आर ड्रॉन। देखो हम जनरली क्या करते थे, एक मार्बल ही ड्रॉन करते थे, यहाँ पे 5 मार्बल दिया है और आपको पूछा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो सबसे पहले तो हमारे टोटल मार्बल है, टोटल मार्बल हमारे कितने हो गए, 60 हो गए। अब यहाँ पे आप 5 मार्बल ड्रॉन कर रहे हो 60 में से, तो उसका बन जाएगा 60C5 बन जाएगा। तो ये आपका बन गया NS। ठीक है, तो जहाँ पे हम सिंगल मार्बल ड्रॉ कर रहे थे वो आपका डायरेक्ट बन जाता था 60, लेकिन आपने 60 में से 5 मार्बल को ड्रॉ किया तो आपका NS बन जाएगा 60C5 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने को नहीं बोला है तो हम इसको ऐसे रख देंगे, तो ये हमारा NS हो गया 60CS। ठीक है, अब आपको बोला गया है ऑल विल बी ब्लू, तो हम क्या करेंगे, ए इवेंट कंसीडर करेंगे, ऑल मार्बल विल बी ब्लू। तो ब्लू की कितने आपको ऑल मतलब कितने, 5 मार्बल ही सिलेक्ट करने हैं। तो 5 मार्बल ब्लू के सिलेक्ट करोगे, कहाँ से करोगे, 20 ब्लू मार्बल से। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 20C5 बनेगा Na। ये आपका Na बन गया। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑल आर ब्लू, Pa इज इक्वल टू Na/NS। तो Na का वैल्यू है 20C5 और इसका वैल्यू है 60C5। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, इस यहाँ तक ही दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम पहला क्वेश्चन इजी वाला देख रहे हैं, कि जिसमें हमें बस ये देखना है कि कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला इस तरीके से बनाना है। ठीक है, सॉरी, अभी आप नेक्स्ट देखते हैं, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का क्या आएगा आंसर, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का आएगा 1 माइनस नन विल बी ग्रीन। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने किया हुआ है, अगर आपका P ग्रीन प्लस P नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 आएगा, तो हमने क्या कर लिया, हम डायरेक्टली ग्रीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमने क्या कर दिया, 1 माइनस नन मार्बल विल बी ग्रीन। तो हम क्या करेंगे कि जो ग्रीन नहीं है हम उसका कंडीशन कैलकुलेट करेंगे और इसमें रख देंगे इस फॉर्मूला में। ठीक है, हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे नन विल बी ग्रीन, तो हम इसको बी इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ग्रीन नहीं है इसका मतलब क्या हो सकती है, रेड हो सकती है या तो ब्लू हो सकती है। तो आपके पास रेड और ब्लू की कितनी मार्बल है, 20 है और 10 है, तो 20 प्लस 10 आपका हो गया 30। इस 30 में से आपको 5 मार्बल सिलेक्ट करने हैं, तो आपका NB क्या बनेगा, 30C5। तो आपने इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, NB/NS 30C5/50C5। तो ये आपका बन गया नॉट ग्रीन वाला, ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया नॉट ग्रीन वाला। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। ये नॉट ग्रीन उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो हमने रख दिया 1 माइनस ये जो आया था हमारा 30C5/60C5। तो हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, हमें बस यहाँ पे मेथड देखनी है। ठीक है, तो हम ये पहले क्वेश्चन में मेथड देख रहे हैं। जब आपको एटलीस्ट का केस दिया है और आप डायरेक्टली ग्रीन का नहीं निकाल सकते, तो हम नॉट ग्रीन का पहले निकालेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कॉम्बिनेशन के सारे लेक्चर देखे होंगे। कॉम्बिनेशन के 5 लेक्चर है। ठीक है, तो ये लेक्चर विदाउट कॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे भी लग सकता है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं इसमें से या बहुत भगा रहा हूं। देखो, मैं अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो कॉम्बिनेशन करने के बाद, और सारे लेक्चर आप सीक्वेंस से देख रहे हो, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अगर बीच का कोई लेक्चर देख रहे हो ना, तो आपको चीजें शायद ऐसा लग सकता है कि समझ में नहीं आ रही है। तो मैं यही बोलूंगा कि मैंने सारे लेक्चर को नंबर दिए हुए हैं, और उनका जो नंबर होता है वो थंबनेल पे लिखा होता है मैंने। ठीक है, अब चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उसका चेंज कर दूंगा। तो लेक्चर नंबर होता है, आप उसी सीक्वेंस से देखना, क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ में सीक्वेंस में पढ़ोगे तो बहुत बेटर होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। तो वह 1 से 20 तक के नंबर इसमें से 6 चूज कर रहा है। ठीक है, इफ दिस 6 नंबर्स मैच विथ, ठीक है, 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय लॉटरी कमिटी, ही विंस।
मतलब अगर वो मैच कर गए नंबर जो इसने लिए वो जीत जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकाल रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब ऑर्डर ऑफ नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये एक हिंट है, इस हिंट का मतलब ही है कि आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, परमुटेशन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास 1 से लेके 20 तक के नंबर है, मतलब 20 नंबर है टोटल। ये टोटल नंबर 20 है, इसमें से आपको 6 को चूज करना है। 6 को कैसे चूज करोगे आप, 6 को चूज करोगे 20C6 से चूज करोगे, और यही आपका बनेगा एनएस बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एनएस बन गया है यहाँ पे 20C6। तो यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिया है। आपका फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है। अब इसी फॉर्मूला को हम आगे यूज करने वाले। तो हमारा क्या है, ऊपर 20 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल, 20 माइनस 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 20 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल का मैं उल्टा लिखूंगा, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14। यहाँ मैं फैक्टोरियल लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये नोट्स में मैं चेंज कर दूंगा, ये 14 फैक्टोरियल है। ये 14 फैक्टोरियल, ये 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे जैसे अभी नीचे क्या है 5 एंड 4 है, 5 एंड 4 क्या हो गया 20 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा। ये 19 एज इट इज लिख दिया। ये 6 और 3 क्या बन गया 18 बन गया, तो इससे मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ 1 बचेगा। 17 एज इट इज लिखा है। अब ये 16 को 2 से डिवाइड करूंगा 8 बचेगा, ये 15 एज इट इज आएगा। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये 15 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 120, बचा हुआ ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2584, तो एनएस बन गया 38760, ठीक है। तो हमारा ये एनएस का वैल्यू बना है। अब मुझे बताओ, अगर ए को इवेंट लेता हूं मैं विनिंग का, तो आप लॉटरी का कब जीत सकते हो, एक ही केस में लॉटरी जीत सकते हो जब सारे के सारे नंबर मैच हो जाएंगे। तो एनए का डायरेक्ट आंसर हो गया 1। तो ये मैंने इसीलिए बोल्ड किया हुआ है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि केवल एक ही तरीके से लॉटरी बंदा जीतता है कि सारे के सारे नंबर मैच हो जाए, तो 1 वे ही बनेगा। तो एनए इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी पी है एनए बाय एनएस, तो 1/38760। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ का कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये बनाना इंपॉर्टेंट था। इस केस में आपको एनएस बनाना इंपॉर्टेंट था, और आपको जैसे ए कैसे लेना है यहाँ पे वो समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उसी क्वेश्चन को है ना, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से एग्जाम में कोई भी एक पूछ सकता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो एक तरीके से समझ लेना, हम जब 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका मतलब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन अ लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड, 10 इक्वल प्राइजेस अवॉर्डेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी नॉट, ये देखो यहाँ पे है नॉट गेटिंग प्राइज, ठीक है। तो हमें नॉट गेटिंग प्राइज पूछा है। इफ यू बाय 1 टिकट, इफ यू बाय 2 टिकट, इफ यू बाय 10 टिकट। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग करना है। तो देखो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मतलब अभी हम एक नॉर्मल करते हैं। अगर हम एक टिकट को चूज करते हैं 10,000 टिकट में से, तो हमारा एनएस क्या बनेगा 10,000C1 बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वही एनसीआर का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपका एनएस क्या बनेगा 10,000C1। तो आपका 10,000 आएगा, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 10,000 माइनस 1। तो ये नीचे क्या बनेगा, ये बचेगा आपका 9 मतलब 9,999। तो हम 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, 10,000 इंटू 90 मतलब 999 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एनएस डायरेक्टली आ जाएगा 1, सॉरी एनएस डायरेक्टली आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है। बोल्ड में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपने 10,000 टिकट में से ओनली 10 हैव प्राइज, केवल 10 पे ही प्राइज है। तो हमें जिन पे प्राइज नहीं है वो कितने बचेंगे हमारे पास, 10,000 में से 10 को माइनस करो तो हमारे पास बचेंगे 9,990 टिकट जिनमें नो प्राइज है, क्योंकि हमें वो निकालना है जिसमें प्राइज नहीं है। आप समझ रहे हो। तो हमारा एक्चुअल एनएस ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये हम बस ये सारे टिकट के लिए निकाल रहे थे, ठीक है, ये टोटल टिकट के लिए निकाल रहे थे। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी में जो पूछा जाता है वो हमारा यहाँ पे नॉट विनिंग वाला पूछा है। तो नॉट विनिंग टिकट इतने हैं हमारे पास, ये नॉट विनिंग वाले टिकट है। अभी हम क्या करेंगे, अभी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी निकाली है नॉट गेटिंग प्राइस। तो नॉट गेटिंग प्राइस के लिए आपको एक टिकट सिलेक्ट करने को बोला है। अब मुझे बताओ नॉट गेटिंग प्राइस वाले कितने टिकट है, 9,990 टिकट है। उसमें से एक टिकट आपको सिलेक्ट करना है, तो उसका क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। यानी कैसे बनेगा इवेंट का, ये इवेंट ए है नॉट प्राइस, ठीक है। तो आपका बनेगा ये 9990C1। तो अब इसको सेम मेथड से सॉल्व करना। तो ये आपका, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होता NC1 इज इक्वल टू डायरेक्टली आता है आपका n आता है। अगर ये आपको फॉर्मूला बता होता तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे n इज इक्वल टू 99
मतलब ये लिख सकते थे आप 9990। अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको फिर ये पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में अगर ये बता होता तो आपके ये 2-3 स्टेप बच जाते। तो एन एस इज इक्वल टू आपका आएगा 9990C1, और ये आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, फिर आप इस वैल्यू पे आ जाओगे, ठीक है। आपका देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, एन ए बाई एन एस, तो आपका 9990 डिवाइडेड बाई 10,000, तो आपका 999, ठीक है, 999 आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। तो आप देख लेना, ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, ये बहुत आसान है। जो हमारा बाकी है ना एनएस और एनए बनाना, उसमें हमारा ज्यादा मेहनत है, ठीक है। अब 2 टिकट के लिए पूछा है, तो 2 टिकट के लिए फिर एनएस बदल जाएगा। तो एनएस का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 10,000C2 बन जाएगा। और आप बी क्या लोगे, इवेंट लोगे, जिसमें आप क्या कर रहे हो, 2 टिकट हारने वाले लोगे। तो हारने वाले कितने हैं, 9990, तो इसमें से आप निकालोगे। तो एनबी कितना बन जाएगा, मतलब 9990C2। तो देखो इनका कैलकुलेशन करने को नहीं बोला है, तो इनकी बस वैल्यू पुट करनी है एनएस और इसकी एनबी की। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी एनबी बाई एनएस, तो हमारा क्या है, एनबी 9990C2, ठीक है। और ये आपका 10,000C2 आएगा एनएस। अब 10 टिकट के लिए पूछा है, तो 10 टिकट के लिए फिर से वही होगा, एनएस का 10,000C10 हो जाएगा, और सी की जगह आप डी ले लेना, यहाँ पे डी बेस्ट रहेगा, ठीक है। डी इवेंट लो, क्योंकि सी ऑलरेडी कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है, तो मैं ये चेंज कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो आपका ये डी है इवेंट, तो आपने 10 टिकट आपको लूजिंग वाले निकालने, तो ये 9990 है लूजिंग, उसमें से आप 10 टिकट निकालोगे, तो 9990C10 आएगा। तो यहीं रख दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमें बस पहला वाला ही हमने पार्ट कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन डुएबल है, या कैलकुलेशन छोटा है पहले वाले में। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, 1 टिकट लूजिंग वाला। शायद आपको ये बी और सी वाला ना पूछे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबा है। और ये यूपीएससी ऐसे डायरेक्टली कॉम्बिनेशन का फॉर्म में आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर इस फॉर्म में आंसर डाल देगा ना ऑप्शन में ए बी सी डी, तो डायरेक्टली प्रूव हो जाता है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा है और ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो यूपीएससी बहुत शाना है, यूपीएससी इस तरीके के आंसर डाल सकता है और बोल सकता है कि ये कॉम्बिनेशन के रिलेटेड नहीं है, तो पार्ट 1 ही पूछेगा इसमें से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म्ड। इफ यू एंड यूर फ्रेंड, मतलब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, आर अमॉन्ग 100 स्टूडेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, यू बोथ एंटर्ड सेम सेक्शन, यू बोथ एंटर्ड डिफरेंट सेक्शन। तो हमें अलग अलग केस है, तो मैंने इनको अलग अलग केस में लिया हुआ है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसको पहले सॉल्व करने वाले हैं सेम सेक्शन के लिए, बोथ एंटर्ड सेम सेक्शन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों को सेक्शन ए में डालेंगे, तो सेक्शन ए का पूरा अलग बनेगा, और दोनों को अगर सेक्शन बी में डालेंगे तो यहाँ पे अलग बनेगा। देखो टोटल स्टूडेंट कितने आपके 100 है, 100 में से कितने फ्रेंड्स है, 2 है, बाकी बचे कितने हैं आपके 98 बचे। अगर मैं इनको सेक्शन ए में डालता हूँ, तो सेक्शन ए में क्या हो जाएगा, 40 है टोटल, उसमें से 2 फ्रेंड हो जाएंगे और बचे हुए 38 हो जाएंगे। हम सेक्शन ए के लिए सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी का इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो हमारा एनएस क्या बनेगा, सेक्शन ए के लिए 100 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 100C2 बनेगा। अब आपका इवेंट आपका ए लेते हो या सेक्शन ए लेते हो, तो उसका एनए कितना आएगा, 40 में से 2 होने चाहिए। तो आपका प्रोबेबिलिटी आपका कैसे आएगा, अभी हमने ऊपर देखा है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनए बाय एनएस। तो आपका आएगा ये फॉर्मूला, एनए का कीमत कितना है, 40C2, और इसका 100C2। तो ये आपका फॉर्मूला है एनसीआर का, हम उसको यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये मैंने, ये जो ऊपर है, ऊपर 40C2 है, तो उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एक ब्रैकेट में, ये एनए है, 40 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 40 माइनस 2 फैक्टोरियल। और ये जो है ना यहाँ पे एनएस कहाँ पर है, ये जो एनएस है, एनएस डिवीजन में है यहाँ पे। तो इस एनएस को मैंने क्या लिखा है, 1/NS है, तो इसको मैंने अलग लिख दिया 1 बटा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसके नीचे लिखोगे ना आप गलती कर जाओगे, और आपको प्रॉब्लम में आप गलत कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो एनएस को मैं यहाँ पे अलग लिख रहा हूँ, 1/NS लिख रहा हूँ। तो ये देखो 1 लिया, ये डिवीजन में इसके, तो इसके डिवीजन में ही है, 100 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 100 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका 40 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 38, ये आपका 100 आएगा, ये 2 या 98। अब देखो मुझे क्या है कि मैं सारी चीजें एक साथ ही कट करूंगा नीचे, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा के। अब जो 40 है, 40 कैसे लिखोगे, 40, 39, 38 लिखोगे, और 100 को कैसे लिखोगे, 100, 99, 98 लिखोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 98 इधर 38 कैंसिल, 98 कैंसिल, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या, 40 और 39 बचा, और नीचे क्या बचा आपका, 100 और 99 बचा। तो आप खुद देख लेना
ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जीरो कट कर रहा हूँ बस। तो 4 × 39 156 और ये आपका आ गया 9990। मैं यहाँ पे क्या छोटा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इधर भी मैं ऐसे रखूंगा, क्योंकि मुझे उसका आगे जरूरत है। अब सेक्शन बी का आप देखोगे, सेक्शन बी में क्या हो रहा है आपके, सेक्शन बी का एक अलग केस है। सेक्शन बी में 100 में से 2 फ्रेंड आ जाएंगे टोटल वाले में। अब यहाँ पे सेक्शन बी करना है, ये करेक्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, मैं कर देता हूँ बाद में, ठीक है। सेक्शन बी क्या है, 60 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो आप देखो आपका इधर भी NS 100 C2 आएगा, सेक्शन बी के लिए आपका NB क्या आएगा, 60 C2 आएगा। तो जैसे हमने सेक्शन ए का सॉल्व किया, आप इधर सेक्शन बी का सॉल्व कर लेना। जब आप सेक्शन बी का सॉल्व करोगे तब आपको ये आंसर मिलेगा पीबी। पीबी इज इक्वल टू 354,990। तो हमने ये पहला केस निकाला है। पहला केस क्या है हमारा, जब दोनों स्टूडेंट एक ही सेक्शन में है। तो ये केस 1 है और ये केस 2 है, सेक्शन ए वाला सेक्शन बी वाला, दोनों का एडिशन लेना पड़ेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी का। तो पी ए पी बी दोनों का एडिशन लिया। मैं ये छोटा क्यों नहीं किया था यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो मैं एडिशन डायरेक्टली कर सकता हूँ। 156/990 है, 354 डिवाइडेड बाय 990 है, तो आपका आएगा 510/9990। तो ये 00 कैंसिल हो गया। 51/99 3 से डिवाइड करोगे 17/33 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने ये निकाला कॉमन इसके लिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं। अभी आपको बोला है बोथ आर इन डिफरेंट सेक्शन। देखो आपने सेम सेक्शन का निकाल लिया है, तो डिफरेंट सेक्शन और सेम सेक्शन क्या बनेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट सेक्शन इज इक्वल प्लस प्रोबेबिलिटी इन सेम सेक्शन इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो ये जो सेम सेक्शन वाला है उधर जाके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक है। तो 1 में से उसको माइनस करना है, ये 1 में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये आ गया था 17 आ गया था, 1 - 17/33, 33 - 17/33, 16/33 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मेन क्या है मालूम है ना, ये क्वेश्चन में ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये लिखोगे तभी आपका कैलकुलेशन करेक्ट होगा। नहीं तो बहुत लोगों को क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर लिखने में आप गलती कर बैठते हो, ठीक है। तो इस स्टेप उस स्टेप को याद रखना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सिमिलर कैटेगरी के ही है, ठीक है, सिमिलर टाइप के ही प्रॉब्लम है। अभी हमारा कितना प्रॉब्लम बचा है, 5 6 और शायद कितना है 7। हमारे मोस्टली अभी और 2 3 क्वेश्चन बचे, वो सेम टाइप के ही है, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी हैज नो मैन 1 man 2 man। ठीक है, देखो आपके पास टोटल 4 लोग हैं, 4 में से कितने सिलेक्ट करने, 2 सिलेक्ट करने। तो आपका NS क्या बनेगा, 4C2 बनेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे इसी फॉर्मूला से, आपका NCR वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे 4 फैक्टोरियल, ये सॉल्व करने के बाद ये 12 आएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। हम रेगुलर करते हैं इस चीज को। अब हम पहला केस लेंगे नो मैन वाला। अगर नो मैन आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, नो मैन आएगा मतलब क्या है, 2 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे 2 वुमन में से। तो आपका NA क्या बन जाएगा, 2C2 बन जाएगा। तो 2C2 को आप सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, तो आपका NA का वैल्यू आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा नो मैन का, NA/NS 1 ये थोड़ा सा ये आपका 1/12 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 1/12 है, ये करेक्शन है, ठीक है। आपका यहाँ पे आएगा 1/12, ठीक है। ये अपना हमारा NS जो है वो 12 है, 12 नहीं है, NS 6 है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे कैलकुलेशन में एक थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे NS वाले में, तो ये हमारा 1/6 करेक्ट है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो करेक्शन ये 6 आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 है, 1/6 आ जाएगा। अब कमिटी में 1 मैन होना चाहिए। अब 1 मैन के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको 1 मैन लेना है, तो 1 मैन कहाँ से लोगे, दो दो मैन दिए हुए, तो उसका आएगा 2C1 आएगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वुमन लेनी पड़ेगी 2 वुमन में से, तो उसका भी 2C1 आएगा। बीच में एंड आ रहा है तो हमने देखा हुआ है इनका होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा सेकंड केस में होगा 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 2C1। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता होता कि NC1 क्या आता है, N आता है, तो हमारा 2C1 का आएगा 2, 2 × 2 आ जाता 4। तो ये कैलकुलेशन जो बीच का है ना, ये आप खुद कर लेना, इससे आपका कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आएगा 1 मैन के लिए, NB/NS 4/6 2/3 आ जाएगा।
ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला हमारा एक ही है, एनसीआर वाला। अब आपका है टू मैन, तो टू मैन कहाँ से सिलेक्ट करोगे, दिए हुए टू मैन से, तो 2C2 आएगा। तो अगर आपको पता होता है एन सी एन इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर आप मतलब इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना एनसीआर वाले, तो आपका आ जाएगा ये 1 आ गया, तो ये 1/6 आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस आपको ये कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड्स के ऊपर। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेफर्ड 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। देखो पहले तो क्या है कि टोटल जो है 4 कार्ड सिलेक्ट करने 52 में से, तो 52 में 52 C4 हो जाएगा। और आपको क्या दिया है, इवेंट इवेंट दिया आपको 3 डायमंड कार्ड लेने और 1 स्पेड लेना है। तो डायमंड कार्ड कहाँ से लोगे, 13 डायमंड कार्ड में से 3 डायमंड कार्ड लेने हैं। और स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 13 स्पेड के कार्ड होते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो डायमंड का हो जाएगा 13C3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13C1, और बीच में एंड है तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा आपका Na/Ns। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला 13C3 13C1, और नीचे आ जाएगा 52C4। तो ये देखो ये जो नीचे डिवीजन में दिया हुआ है ना, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डिवीजन वाला जो होता है इसका मतलब होता है 1/52C4। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/, क्योंकि आप इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे। तो ये जो 13C3 है उसका मैंने ये लिखा है 13 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 13 - 3 फैक्टोरियल, और 13C1 का ये लिखा है 13 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये आएगा आपका 13 - 1। और ये 52C4 का लिखा है मैंने, ये 1/, में है, डिवीजन में ही है। 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 52 - 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको फोकस करना है ना, यहाँ पे इस चीज पे फोकस करना है। इसको इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, ये भी डिवीजन में, ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। फिर ऐसे हो जाता है कि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में आप गलती कर जाते हैं यहाँ पे। तो अब ये है, ये आगे आपका आगे का स्टेप 13 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, ये नीचे हो गया 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल। अभी इसको मैं एक्सपांड करूंगा 13 12 11 10, और आपका आ जाएगा ये 3 फैक्टोरियल 3 2 1, और ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 13 इंटू 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू ये 12 12 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका लिख रहा हूँ 52 51 50 49 48, ये 48 48 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो ये बाकी जो बचा ना उसको वैसे ही अभी हम रख रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। ये आपका हो गया 6, तो यहाँ बच जाएगा 2, तो आपका 13 2 11 बच गया। यहाँ का 13 एज इट इज बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं। अब जैसे आपका 4 है, 4 से 52 को डिवाइड करोगे तो 13 बचेगा, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 17 बचेगा, ठीक है। 2 से 50 को डिवाइड करोगे 25 बचेगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बच गया। अब देखो ये आपका नीचे 13 बचा हुआ है, 13 13 कैंसिल हो गया। अब ये 13 इंटू ये 2 बचा, तो आपका हो गया ये 13 इंटू 22 बचा, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, 17 25 और 49 बचा, 17 25 और 49, 1/, है तो इसको ये डिवीजन में आ जाएगा। तो आपका बचेगा ऊपर 286, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 1 2 2 2 5, और 17 बचा हुआ है, तो 286, और आपका आ जाएगा 20825। तो ये कैलकुलेशन में जो स्टेप इंपॉर्टेंट है ना, तो कैलकुलेशन में जो स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप में थोड़ा गलती कर दोगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। और यूपीएससी शायद इतना लंबा क्वेश्चन ना दे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा छोटा ही क्वेश्चन दे, लेकिन कैलकुलेशन का टाइप इस तरीके का होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम द 52, मतलब 52 में से आप 7 कार्ड निकाल रहे हो। अब उसमें पहला कंडीशन है ऑल आर किंग, 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स। अब देखो पहले तो है कि आपने 52 में से 7 निकाले, तो आपका एनएस हो गया 52 C7 हो गया। अब हम पहला केस ले रहे हैं जिसमें आपके ऑल किंग है, इसको इवेंट ये ले लेंगे। तो जब आपके 4 किंग है तो क्या होगा, 4 किंग कहां से सिलेक्ट करोगे, टोटल पत्ते में भी 4 किंग होते, तो C4 हो गया। तो आपने 4 किंग तो ले लिया, बचे हुए 3 कार्ड कहां से लोगे, टोटल 7 कार्ड लेने हैं, 7 में से 4 निकाल लिए, बचे हुए 3 कार्ड कहां से लोगे, बचे हुए 48 कार्ड में से, तो आपका आ जाएगा 48C3। और दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, क्योंकि ये 4 किंग एंड आपको रिमेनिंग 3 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बन गया। तो ये आपका बन गया 4C4 48C3, तो ये आपका बन गया है यानी 4C4 48C3। और ये कैलकुलेशन ऊपर वाले ही प्रॉब्लम की तरह है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। सेम मेथड है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। अभी 3 किंग्स है, तो 3 किंग्स कहां से सिलेक्ट करोगे,
फोर किंग में से। तो आपने 3 पत्ते यहाँ सेलेक्ट कर लिए, बचे हुए 4 पत्ते हैं नॉन किंग, वो कहाँ से लोगे, बचे हुए 48 कार्ड में से। तो दोनों में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका बन जाएगा एन बी। और ये कैलकुलेशन भी अभी हमने जैसे ऊपर देखा है ना, उसी की तरह ये कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन भी आप कर लेना। और ये कैलकुलेशन क्यों करना, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए करना, ठीक है। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यूपीएससी शायद इतना लंबा क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन ऐसे हो सकता है कि इसी को यूज करके एक छोटा क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो आपको बोला एटलीस्ट 3 किंग, तो इसमें दो दो केसेस बनते हैं एटलीस्ट वाले में, 3 किंग्स या फिर आप 4 किंग्स लोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 किंग क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन 2 में हमने 3 किंग वाला निकाला, इसी में ये 3 किंग वाला प्रोबेबिलिटी है, और हमने ऊपर निकाला है इसका 4 किंग वाला ये। तो हमने ऑलरेडी इनको अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये डायरेक्ट यूपीएससी ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमने बस क्या किया, दोनों का इस तरीके से लिखा हुआ है, तो बस ये सॉल्व कर लिया। तो ये कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो सेम कैलकुलेशन है, सेम तरीका है, तो मैं उसका अभी नहीं कर रहा हूं, ताकि हमारा ज्यादा बड़ा लेक्चर ना हो, या फिर मतलब अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। तो आप ये मैं सॉल्व वे में दे रहा हूं, और जहां पे भी जो भी करेक्शन है मैं आपको नोट्स में ऐड करके दे दूंगा। अभी प्रोबेबिलिटी का और एक लेक्चर बचा है 11th क्लास का, ठीक है। और उसके बाद 12th क्लास का बचा है। 12th क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जैसे मैं बुक में देख रहा हूँ ना, तो उसमें भी 70 to 80 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत छोटे में दिया है, क्योंकि यूपीएससी जनरल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखो या तो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, या तो 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, या तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो ये हमें नहीं मालूम है। तो बस ये कर रहे हैं कि जो सीसैट के बुक्स में जो जो हेडिंग दिए गए होते हैं या जो जो कंसेप्ट दिए होते हैं, तो हम उनको इन डेप्थ देख रहे हैं, ठीक है। और मैं जानता हूं कि प्रोबेबिलिटी बहुत टाइम ले रहा है, आप खुद इमेजिन करो, प्रोबेबिलिटी पे अभी तक मेरे अगर देखा जाए तो आपने 9 लेक्चर देखे, तो वो 9 दिन, जिस दिन वीडियो आया प्लस उसके नोट्स आए, ठीक है, वो 9 दिन प्लस मैंने इसके लिए मतलब 3 दिन पहले लिए थे, बीच में 3 दिन, तो 6 दिन, ये 15 दिन तो ऑलरेडी मेरे इसमें जा चुके हैं। प्लस अभी जो बचा हुआ है उसमें मेरा 5 to 7 डेज जाएगा, तो लिटरली मतलब 20 से लेके 22 डेज जा रहा है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम जा रहा है। आप ये समझ लेना कि आपको आपका कितना टाइम जाएगा। अगर आप समझ लो 15 लेक्चर बनते हैं, और एक लेक्चर आप अगर 30 या 40 मिनट का भी पकड़ते हो, तो 40 इंटू ये हो जाएगा आपका 600 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 10 आवर। प्लस आप प्रैक्टिस का लगा लो आपका 3 to 4 आवर या 5 आवर, तो आपका 15 आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए मेरा टाइम इसमें बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो आप ये मत देखो कि आपका टाइम, अगर आपको ये 10 या 15 आवर्स बहुत ज्यादा लग रहा है आपके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए, तो आप इमेजिन करो कि मेरा डेली का 4 to 5 आवर्स ये बनाने में जा गया है, और ये लिटरली मतलब 20 डेज, तो मैं लिटरली मतलब ये 100 आवर्स दिया हूं, तब आपको ये 10 आवर्स में ही आपका कंप्लीट होगा। नहीं तो आपको अगर खुद करना होता, तो आप जनरली क्या करते हो, जनरली ज्यादातर स्टूडेंट इन चीजों को स्किप कर देते हैं, ठीक है। और यूपीएससी फिर क्या करता है, यूपीएससी फिर यहीं से टाइप पूछता है